इज कनाडा अ गुड प्लेस फॉर स्टूडेंट्स नाउ? क्या उसका लोन उतर पाएगा? $70,000 एज स्टार्टिंग सैलरी। इन्हीं चीज़ों में पड़े रहोगे इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग सुनाई दे रही होगी क्योंकि एक हफ्ते से मेरी तबीयत ख़राब है जब से हम वो अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया वाली ट्रिप से आए हैं। धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों के जो प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं जो कमेंट्स के अंदर आते हैं उनको मैंने आंसर नहीं किया है। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप कनाडा आने वाले हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर PR लेके या फिर वर्क परमिट पे भी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बढ़िया हैं। तो क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। और हाँ, मेरे को 2 दिन काम के लिए जाना है तो वहाँ भी चलते हैं। तो बेसिकली यार मेरे पास एक ड्रोन है DJI Mini 3 Pro जिसके अंदर सेंसर काफ़ी सारे लगे हुए हैं, लेकिन उसके ना साइड के सेंसर नहीं है। तो पिछली हम ट्रिप पे गए थे, उसमें मैंने क्रैश कर दिया ड्रोन उड़ाते उड़ाते, तो उसकी हालत ऐसी हो गई है, बिल्कुल टूट चुका है, उड़ भी नहीं रहा है ये। ऑब्वियसली नहीं उड़ेगा ना, तो इसको मैंने कुरियर कराने जाना है क्योंकि मेरे पास इसकी इंश्योरेंस है। तो इसकी रिप्लेसमेंट मेरे पास आ जाएगी थोड़े से छोटे से अमाउंट में। प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवाने जाना है, वो सारा काम कराने चलते हैं। लेकिन वहाँ निकलने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो बेसिकली यार K____007 जिन्होंने बहुत सारे कमेंट किए हुए थे, एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भाई प्लीज रिप्लाई कर दो, आर नॉन क्रेडिट सर्टिफिकेट कोर्सेज एलिजिबल फॉर पॉइंट्स इन CRS स्कोर फॉर PR एप्लीकेशन। मतलब वो जो नॉन क्रेडिट कोर्सेज होते हैं, क्या उनके थ्रू PR हो जाती है या फिर उनसे हमें CRS पॉइंट्स मिलते हैं? आई हैव डन माय BCom इन इंडिया एंड प्लानिंग टू डू सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। देखो ये जो कोर्सेज हैं दे आर ओके कोर्सेज, गुड कोर्सेज। अगर आप ढंग से इनसे रिलेटेड सर्टिफिकेशंस या जो भी चीज़ें होती हैं वो सीख लेते हो तो डेफिनेटली अच्छी जॉब्स हैं जब आप मैनेजमेंट के रोल्स में चले जाओ। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार जब आप कोई फ़ोन खरीदते हो, लाइक सैमसंग, आईफोन, वीवो, ओप्पो, शोपो, जो भी खरीदते हो, OnePlus, 25,000 का, 30,000 का, 50,000 का या फिर 1-1.5 लाख का भी फ़ोन खरीदते हो, आप 2 महीने बैठ के रिसर्च करते हो कि कितनी मेमोरी है, उसका कितना कैमरा है, उसके प्रोसेसर की स्पीड क्या है, आगे उसमें फ्यूचर अपडेट आएंगे नहीं आएंगे, मतलब पूरी कंपनी का ही आप पूरा डिटेल्स निकाल लेते हो कि क्या हिसाब किताब चल रहा है। और वो तो सिर्फ 1,50,000, 30,000 की बात होगी। यहाँ पे बात आ रही है आपके 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की, उससे भी ऊपर आपकी पूरी जिंदगी की बात आ रही है। क्योंकि अगर आप एक गलत कोर्स सिलेक्ट करके आ जाते हो, उसके बेसिस पे आपको जॉब नहीं मिलती है, तो आप बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और इनके मैंने और कॉमेंट्स पढ़े थे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनको किसी कंसल्टेंट ने ये चीज़ सजेस्ट की है। तो प्लीज़ यार अपनी ढंग से रिसर्च करो। कुछ भी डाउटफुल लगता है, नॉन क्रेडिट कोर्सेज ऐसे चक्रों में पड़ ही क्यों रहे हो कि जब आपको डाउट होगा या फिर प्रॉब्लम होगी? ऐसा तो है नहीं कि ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स है या फिर जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो भी कोर्सेज हैं, इनके नॉर्मल कोर्सेज नहीं होते जो क्रेडिट वाले होते हैं। तो प्लीज़ ढंग के कोर्सेज करो, ढंग के कॉलेजेस, ढंग की यूनिवर्सिटीज़ में करो। इन चक्रों में पड़े रहोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और फिर इन्हीं चीज़ों में पड़े रहोगे। वर्क परमिट नहीं आ रहा, PR नहीं आ रही, तो अपने जो मेन स्किल्स होते हैं, जो करियर बनाने के लिए जो चीज़ें सीखनी होती हैं, वो कब सीखोगे यार? जब इन्हीं चीज़ों में पड़े रहोगे इमिग्रेशन से रिलेटेड। बाकी यार नॉन क्रेडिट कोर्सेज का मेरे को ज़्यादा आइडिया है नहीं। आप प्लीज़ किसी कंसल्टेंट के साथ बात करो, ढंग के, जो रजिस्टर्ड है। समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी मैं थोड़ा जज्बाती हो गया तो ड्रोन कुरियर करने चलते हैं। ब्रो, क्या 12th के बाद स्टूडेंट्स को कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको 12th के बाद कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कौन सा कोर्स लेके आ रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। आपका माइंडसेट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी बैक होम फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कनाडा आने की जो मोटिवेशन है वो आपको कहाँ से मिली है, भैया दीदी को देख के तो नहीं मिली है, उस पर डिपेंड करेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं, काफ़ी सब्जेक्टिव आंसर है। लेकिन हाँ, अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊँ कि भाई 12th के बाद कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो बेसिकली यार अगर आप मेच्योर्ड इनफ हो कि भाई यहाँ आने के बाद आप अपने सही डिसीजंस ले पाओ, इमोशनल, फाइनेंशियल, हर तरीके के डिसीजंस सही तरीके से ले पाओ, इतने समझदार हो, किसी गलत चीज़ों में ना पड़ जाओ। आप जब अपने आसपास के लोगों को देखोगे ना, क्योंकि यहाँ पे जो आपका नेटवर्क बनेगा, फ्रेंड्स वगैरह बनते हैं, वो हर एज ग्रुप के बनते हैं। तो अगर आपका 5 लोगों का ग्रुप होगा, उसमें से 3 लोगों को आप देखोगे कि भाई कोई घर खरीद रहा है, कोई महंगी गाड़ी खरीद रहा है, मतलब सबका अपना अपना माइंडसेट होता है ना। तो उस हिसाब से आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार भाई ये तो सारी चीज़ें कर रहे हैं लाइफ के अंदर और मेरी जो प्रोग्रेस है, जो मेरी ग्रोथ है कनाडा के अंदर, वो बहुत धीरे धीरे हो रही है। तो अगर आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, अगर आपको अपना पाथ बिल्कुल क्लियर है कि भाई कैसे कैसे चीज़ें होंगी, तो डेफिनेटली आपको 12th के बाद कनाडा आना चाहिए। लेकिन आप दूसरी कैटेगरी में फॉल करते हो कि भैया हल्ला गुल्ला करने जा रहे हैं, टाइम पास करेंगे, मज़े करेंगे, पैसे पूसे देख लेंगे, कमाने नहीं कमाने, अपने तो मस्टैंग घुमानी है, तो भाई मत आओ। परेशान होगे, फिर बैक होम जाओगे या फिर वीडियोज़ वगैरह में आके या फिर रील्स वगैरह में आके बोलोगे कि कनाडा
में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, आई एम लीविंग कनाडा। हाँ जी, तो यार अगला जो क्वेश्चन है वो है अक्षय भाई का। बेसिकली वो क्वेश्चन नहीं है, वो एक कमेंट है और यहाँ पे मैं काफ़ी सारे लोगों का एक मिथ क्लियर करना चाहूँगा। तो बेसिकली वो कमेंट करते हैं कि $70,000 एज स्टार्टिंग सैलरी, व्हाट दिस गाय इज ऑन, मतलब क्या फूक रखा है। जो एवरेज सैलरी होती है न्यू ग्रेजुएट्स की इज़ नॉट मोर देन $50,000 एनुअली। तो बेसिकली यार मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने लाइफ में अपनी जापान नहीं देखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जापान एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आपका ऐसा नेटवर्क है, आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और उनमें से किसी की भी $50,000 सैलरी नहीं लगी है, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। लोगों से मिलो जुलो, आपको पता लगेगा कि भाई जो लोग ढंग के स्किल्स लेके बैठे हुए हैं, जिन्होंने ढंग के कोर्सेज़ किए हैं, उनकी 70,000 क्या 80,000 90,000 सैलरी भी लगी है स्टार्टिंग, मतलब अपनी होम कंट्री में बैचलर्स की, यहाँ पे आके एक डिप्लोमा किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर्स या फिर सर्टिफिकेट कोर्स के, उनके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है अपनी होम कंट्री में और यहाँ आने के बाद उन्होंने 70-80 हज़ार सैलरी उठाई है स्टार्टिंग। मतलब मैं पर्सनली काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ। अगर आप IBM GBM इस टाइप के कोर्स लेके आओगे, फिर आपको होगी कि मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि भी 70,000 80,000 हो जाए, या फिर आपका जो सर्कल है वो सारा ऐसा ही है कि भी वो इंटरनेशनल बिजनेस कोर्सेज वाला आपका सर्कल है, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनकी 30,000 40,000 50,000 सैलरी होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो कनाडा आने से पहले जब आप अपना कोर्स सिलेक्ट करते हो तो कंसल्टेंट की बातों में ना आके या फिर दुनियादारी की बातों में ना आके अपनी खुद की रिसर्च करो कि भी कनाडा के अंदर किस चीज़ की डिमांड है, किस टाइप के लोग कम है, तो उस टाइप का कोर्स लेके आओ, उस टाइप के स्किल्स सीखो। तो डेफिनेटली यार 70,000 के आपको 80-90 भी मिल जाएगी और फिर 1-1.5 साल 2 साल जॉब करके PR CR लेके आप आराम से $1,00,000 से ऊपर कमा सकते हो। ये हो रहा है दुनिया में, मानो या ना मानो। तो यहाँ पे जाना है अपना ड्रोन, तो प्रिंट कर लिया, टोटल खर्चा आया अप्रॉक्सीमेटली $2-3। शुड आई टेक लोन फ्रॉम एडवांस फाइनेंशियल सर्विसेज, माई सिस्टर अप्लाइड फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन डिप्लोमा, क्या स्कोप है, वो ईजिली अर्निंग कर पाएगी, क्या उसका लोन उतर पाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट टाइम की। तो बेसिकली यार कनाडा के अंदर ज़्यादातर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं अपनी पढ़ाई करते वक्त वो जो जॉब्स करते हैं ना वो मिनिमम वेज के आसपास ही अर्न करते हैं। जैसे ग्रोसरी स्टोर के अंदर काम कर लिया, रेस्टोरेंट हो गया, गैस स्टेशन हो गया, फिर कोई भी नॉर्मल सी जॉब होगी जिसमें दे अर्न अराउंड 14, 15, 16, 17 या फिर मैक्सिमम $18-19 पर आवर अर्न कर लेते हैं। उससे अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं लोन वगैरह भी उतार दूंगा, मेरे खर्चे भी निकल जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट भी हो जाएगी, वो आज के सिनेरियो में नियरली इम्पॉसिबल है। मैं उन रेयर केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि भी आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देखी होंगी कि भाई एज अ स्टूडेंट $30 पर आवर अर्न कर रहा था, $50 पर आवर अर्न कर रहा था कोई, या फिर भाई साहब हम तो एज अ स्टूडेंट कनाडा के अंदर $1,00,000 एनुअली कमा रहे थे। वो बहुत ही रेयर केस होते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल है तो अच्छी बात है, लोन उतारने में हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगर मैं जनरली बात करूं तो थोड़ा सा मुश्किल है आज के टाइम पे 2024 में। अब दूसरा पार्ट आता है कि भाई पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद क्या होगा जब आप अपनी फील्ड जॉब ढूंढने के लिए जाओगे। तो अगर आपका कोर्स है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, तो टीचिंग से रिलेटेड कुछ है आपका, तो बेसिकली यार कनाडा के अंदर जो टीचिंग से रिलेटेड जॉब्स होती हैं उसमें सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और अगर आप सर्टिफिकेशन या लाइसेंसेस वगैरह ले लेते हो जिसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, वो करने के बाद तब भी इतनी ज़्यादा सैलरीज नहीं होती हैं कि आप लोन उतारने के बाद सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी हो जाएंगी। मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा चीज़ों में। लोन तो ऑब्वियसली इवेंचुअली उतर ही जाएगा, किसी का 2 साल में उतर जाता है, किसी का 3 साल में, किसी का 5 साल में उतरता है। तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि इस फील्ड से रिलेटेड सैलरीज इतनी कोई अच्छी नहीं है। हाँ जी, तो ड्रोन तो मैंने कुरियर कर दिया है, ट्रैकिंग नंबर मिल गया, रिसीट वगैरह मिल गई है। इसी खुशी में अगले क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं। तो बेसिकली अगला क्वेश्चन है किशन पंचाल 8904 जी का। उनका क्वेश्चन है कि इफ़ यू हैव इनफ मनी व्हाट विल यू डू, बैचलर्स और डिप्लोमा आफ्टर 12th। तो बेसिकली यार अगर मैं इस सिचुएशन में होता 12th के बाद मेरे को कनाडा आना होता और मैं डिलेमा में होता कि बैचलर्स करे या फिर डिप्लोमा करे 12th के बाद, पैसा है टाइम भी है, तो डेफिनेटली मैं बैचलर्स करता। कि ऐसे सोच के देखो कि अगर आप इंडिया में हो, इंडिया में अगर आप कोई डिप्लोमा करते हो तो किस टाइप की जॉब मिलेगी आपको, डिप्लोमा की क्या ही वैल्यू होती है। तो वही सेम हिसाब किताब कनाडा के अंदर भी है, क्योंकि कनाडा भी सेम प्लेनेट के ऊपर है, ठीक है, तो हिसाब किताब सेम ही है। तो बैचलर्स के अंदर दूसरा एडवांटेज ये होता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें सीखने को आपको मिलती है, एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चीज़ें नहीं पढ़ते हो। डिप्लोमास जो होते हैं उसके अंदर एक ही चीज़ के ऊपर सारी चीज़ें होती है, उसी के आसपास रिवॉल्व कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट, एम्बेडेड सिस्टम्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, एक ही टॉपिक होता है। लेकिन बैचलर्स के अंदर 50 चीज़ें सीखते हो, फिर आप डिसाइड कर सकते हो कहाँ जाना है, मास्टर्स वगैरह कर सकते हो या फिर अपना एडवांस या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में एक पर्टिकुलर नीश पकड़ सकते हो। तो ये होता है। और हमेशा जितनी भी रिसर्च कर लो बैचलर्स के अंदर सैलरी भी अच्छी होती है और उसकी वैल्यू हमेशा डिप्लोमा से ज़्यादा ही रहेगी। तो ये हिसाब किताब है। हाँ जी, तो यार जैस्मिन जी को घर पे ड्रॉप कर दिया है, लेकिन अब मेरे को छोटे से काम के लिए अपने ऑफिस जाना है। मतलब वो एक्सप्लेन कर नहीं सकता, बहुत ही छोटा काम है, लेकिन जाना पड़ेगा, ऑटोमेटेड नहीं हो सकता वो।
अपने ऑफिस तो पहुंच गया हूं, लेकिन अंदर जाने से पहले एक और क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं। तो बेसिकली एक भाई साहब का क्वेश्चन है कि कंफ्यूजन अबाउट द न्यू वर्किंग आवर्स रूल। तो बेसिकली यार मई 2024 से लेकर अगस्त 2024, मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 के टाइम पे, इन 4 महीनों में अगर आप कनाडा के अंदर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी फुल टाइम स्टडी कर रहे हो तो आपको 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम करना अलाउड नहीं है, जैसे पहले होता था, मतलब कोविड से भी पहले होता था, वैसा हिसाब किताब है इन 4 महीनों के लिए। ठीक है, अगर आपकी शेड्यूल्ड ब्रेक चल रही है, ऑफिशियल आपकी 4 महीने की शेड्यूल्ड ब्रेक है मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 के टाइम, तो आप अपना फुल टाइम जितने मर्जी नंबर ऑफ आवर्स काम कर सकते हो। लेकिन सितंबर 2024 से, अभी डेट अनाउंस नहीं किया है एग्जैक्ट कौन सी डेट होने वाली है, लेकिन उस डेट से सारे के सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा के अंदर सिर्फ 24 आवर्स पर वीक इतना ही काम कर पाएंगे, इससे ज़्यादा काम करना स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं होगा। तो ये नया रूल है। अब यार एमी ढिल्लो 96 जी का क्वेश्चन है कि इस CAPM सर्टिफिकेट हेल्प्स टू बूस्ट CRS स्कोर इन PR लाइक 50 पॉइंट्स। तो बेसिकली यार CAPM सर्टिफिकेट होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले लोगों के लिए, ये काइंड ऑफ एंट्री लेवल सर्टिफिकेट होता है, एक एडवांस लेवल भी होता है PMP, वो कर लोगे तो आपकी अच्छी खासी जॉब लग जाएगी। तो बेसिकली वो जो 50 पॉइंट्स होते हैं ना, काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। तो अगर आप किसी स्किल्ड ट्रेड्स के अंदर काम करते हो, लाइक इलेक्ट्रीशियन, कंस्ट्रक्शन, प्लम्बर, इन सारी चीज़ों में काम करते हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफाइड होते हो आप, तो उस सर्टिफिकेट से आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। तो जो दूसरी क्वालिफिकेशंस होती है उनसे रिलेटेड सर्टिफिकेशन कर रहे हो, लाइक बैंक के अंदर जॉब करने के लिए कोई IFSC करके कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, फिर CSC करके कुछ होते हैं, इनसे आपको PR में कोई मदद नहीं मिलेगी। ये हो सकता है कि आपको जॉब वगैरह मिल जाए। हाँ जी, तो यार मेरे ऑफिस का सारा काम हो गया है। अब घर निकलने से पहले एक और क्वेश्चन को मैं आंसर करना चाहूँगा। वो पूछा है दिव्या जोत 4503 जी ने, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा है। वो पूछते हैं कि इज कैनेडा अ गुड प्लेस फॉर स्टूडेंट्स नाउ। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। तो बेसिकली यार मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए जो गुड प्लेस होता है या फिर जो बेस्ट प्लेस होता है वो होता है जहाँ पे जब आप सुबह उठते हो ना तो आपको ब्रेकफास्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको अपने बेड पे ही ब्रेकफास्ट मिल जाता है बना बनाया। फिर जब आप बेड से निकलते हो नहाने जाने के लिए तो जो शीट्स होती हैं, जो ब्लैंकेट होता है, वो अपने आप फोल्ड हो जाते हैं। फिर जब नहा के जब बाहर निकलते हो तो जो कपड़े होते हैं वो पहले से ही बेड पे पड़े होते हैं, प्रेस्ड, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आयरन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब आप घर से बाहर निकलते हो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तो जो भी वाहन है, गाड़ी, बाइक या कुछ भी है, वो आपने अपनी मेहनत से नहीं खरीदा, आपको अपने पिछले बर्थडे पे गिफ्ट में मिल गया था। उसके बाद जब आप कॉलेज में पढ़ाई करके, मस्ती करके या फिर जो भी करके वापस आते हो तो चाय, जूस घर पे बना बनाया आपको मिल जाता है, आपको उसको किचन में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर रात का जो डिनर है वो भी आपको बना बनाया मिल जाता है। फिर जब पढ़ाई करनी है तो कमरे में AC लगा हुआ है, घर का रेंट है, बिजली का बिल आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत खर्चे होते हैं, उनके लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 बंदे हैं, वो अपना हिसाब किताब सारा संभाल लेंगे। तो ये जगह मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए गुड है, बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप कहीं भी जाते हो एज अ स्टूडेंट, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर जो मर्जी, वहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, बारिश आ रही है, न्यूजीलैंड है, यूक्रेन है, रशिया है, एनी कंट्री, एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। मेन क्रक्स यही है कि अगर आप अपने घर पे रहते हो, अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हो, तो दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव एज अ स्टूडेंट। उसके अलावा एक अलग सिटी में भी चले जाओगे ना तो वहाँ पे भी मेहनत लगेगी भाई, एक दूसरी कंट्री में जाना तो और बड़ी बात हो जाती है। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि भाई मेरी कनाडा के अंदर कौन कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स थी, फुल टाइम जॉब मैंने कैसे ढूंढी, तो राइट वाली वीडियो चेकआउट करो, और मैंने अपनी PR वगैरह कैसे ली थी तो उसके लिए आप ये लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। बारिश आ रही है, निकलते हैं।